चलो जी जनता, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये इधर आ जाओ सब लोग, देखो चलो देखो, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट हमने पढ़ी थी, हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, लास्ट में एक न्यूमेरिकल देखा था। आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल एनर्जी से। कुछ थ्योरी है, देन लास्ट में जाते जाते न्यूमेरिकल देख लेंगे। हेडिंग डाल लो इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू और ई। बेटा जी बात मत करना आपस में, फटाफट से लिखते जाना, मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाओ सब लोग। पहला पॉइंट बना लो, जैसे कि देखो नाम क्या है, एक एनर्जी। अब ये पहली एनर्जी आप लोग पढ़ने वाले हो। इस एनर्जी का क्या नाम है बेटा? इंटरनल एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड ई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड ई, है ना? चलो देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू और ई। अब इसके अंदर इंटरनल का मतलब अंदर की एनर्जी, इंटरनल का मतलब अंदर की एनर्जी। आप जैसे एक बॉडी हो, आपके बॉडी में n नंबर ऑफ रिएक्शंस चल रही हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वो मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो आपकी जो एनर्जी है वो आपकी इंटरनल एनर्जी है, अगर आप भाग नहीं रहे हो, एक बार को रुके हुए हो। समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से आपका जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जहां पे थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होनी है, ये बदलना नहीं चाहिए। देखो आपका जो भी सिस्टम है जहां पे थर्मोडायनेमिक्स क्या होने वाली है बेटा? अप्लाई होने वाली है। वाह बेटा, बहुत सही है। चलो ठीक है, गर्लफ्रेंड को मम्मी मत बना देना कभी, ठीक है ना? हाँ बेटा, निपटा दूंगा। ये फोन इधर जमा करा जा फटाफट से, पढ़ाने मत देना तुम्हें, कुछ ना कुछ करते रहो। चलो लिखो इसी बात पे, लिखो इसी बात पे, लिखो चलो। एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट रेस्ट, सब लोग लिखना, ठीक है? एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट रेस्ट and in the absence of every thermodynamic system at rest and in the absence of external field and in the absence of external field, ब्रैकेट बना लेना, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड possesses some energy, possesses some energy, कॉमा डाल के लिखना, कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है? कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब समझ रहे हो ना, जहां पे काम होना है, उसकी कुछ एक टोटल एनर्जी होगी, उसकी खुद एक एनर्जी होगी। उस एनर्जी को क्या बुला दिया? इंटरनल एनर्जी। और उसकी इंटरनल एनर्जी में शामिल होंगी बहुत सारी एनर्जीज, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो मोशन की वजह से एनर्जी प्राप्त होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होता है ना, ये वाला, दिस ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन समझ रहे हो? वाइब्रेशनल, ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कंस्टिट्यूट होती हैं, ठीक है? आ जाती हैं काइनेटिक एनर्जी में, ये सारे ऐड होकर के आ जाती है, ठीक है? देन मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर। देन मैं कह सकता हूं बॉन्ड एनर्जीज होंगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, और पता नहीं कितनी सारी एनर्जीज होंगी जो हमें पता भी नहीं है। एंड सो ऑन। इंटरनल एनर्जी में इतनी सारी एनर्जीज होंगी कि हमको पता ही नहीं है, यानी कि हम कभी भी इंटरनल एनर्जी की एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। वी विल नॉट एबल टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है?
तो क्या निकालेंगे इसकी बात करेंगे, पर इंटरनल एनर्जी आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो उसके बॉडी के खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा जी, इंटरनल एनर्जी, और वो बहुत सारी एनर्जीज का क्या होगी, सम होगी, जिसकी एक्यूरेट वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, नेक्स्ट लाइन बना लो या खाली लिख लो स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जो इनिशियल पे और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक और पॉइंट लिख सकते हो, इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, जो अमाउंट डिपेंडेंट थी। अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर अमाउंट कम होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। स्टेट फंक्शन, आज फंक्शन याद आ रहा है, ये स्टेट फंक्शन है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी करवाई थी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। We will only find the change in internal energy. We will only determine change in internal energy. ठीक है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू लिख लेना, उसके अंदर डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होगा, U2 माइनस U1, और करके लिख लेना। अगर रिएक्टेंट की प्रोडक्ट्स होगा, we will only determine the change in internal energy। हमारे थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, पर ये जरूर पता कर सकते हैं कि ए पॉइंट पे अगर U1 थी इंटरनल एनर्जी, तो अगर वो B पॉइंट पे पहुंच गया और उसकी इंटरनल एनर्जी U2 थी, तो इसका और इसका चेंज कितना होगा, ठीक है, राइट। अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, धीरे धीरे, है ना, टॉपिक की। सबके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, चेंज फाइंड आउट करेंगे इंटरनल एनर्जी का, कभी भी एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू पे नहीं जाएंगे। मतलब एक्यूरेसी वाली कहानी यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, एक आइडिया वाली बात है, राइट। और उसका हमको क्या, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम तो सिर्फ चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी तब जब हमको इनिशियल और फाइनल पता लग जाए, ठीक है। फंडा क्लियर हो रहा है, चलो ठीक है। इसके बाद लिखना, व्हेन एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड डेल्टा यू इज पॉजिटिव, and when energy is released delta U is negative, and when energy is released delta U is negative, ठीक है ना। SI यूनिट्स लिख लो, SI यूनिट लिख लो, जूल। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग्स होते हैं, ठीक है। तो 1 जूल में कैलोरी होती है, या 1 कैलोरी में जूल अगर मैं बोलूं, याद रखना प्रिसाइजली 4.184 जूल होते हैं। तो सबसे बड़ी जो एनर्जी की यूनिट हो गई वो हो गई कैलोरीज, फिर हो गई जूल, और फिर होगी अर्ग्स। अर्ग्स जो यूनिट है वो सीजीएस सिस्टम में लेते हैं, मतलब सेंटीमीटर ग्राम वाला सिस्टम अगर लेंगे तो फिर वहाँ पे अर्ग्स आ जाएगी। मतलब अर्ग्स कभी आ जाए तो घबराने का नहीं, जूल और अर्ग्स में रिलेशन याद रखने का खाली, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिखाई थी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लास्ट में आ जाएगी। फंडा क्लियर हो गया, ओए आगे आ जाओ जल्दी फटाफट। इसे फोन करके बुलाया, खिलाड़ी है ना ये, बायो करूंगा मैं। सर बायो है। अरे भाई वाह हो जाएगा,
4-5 का सुन लियो, आगे वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, क्यों दिक्कत ले रहा है, बैठ जा। लैब में बिठा दिए टीचर, उसके बाद फिर काटने के लिए किसी चीज़ें प्रैक्टिकल होने के लिए। वो कोई दिक्कत नहीं है, वाइवा में हम नहीं लेते वाइवा। अरे यार हमें तो ये भी पता है इससे नहीं आता होगा, जान पूछ के वही क्वेश्चन पूछते हैं जो पहले वाले से पूछा था, कि गधे ने कम से कम सुन तो लिया होगा, बक तो देगा कुछ, समझ रहे हो? इसीलिए तो क्वेश्चन, तुम्हें क्या लग रहा है हमारे पास क्वेश्चन नहीं होते, हम तो जान पूछ के वही घुमा देते हैं कुंडी। चल कोई नहीं यार, कुछ तो बता के जा, हम चाहते हैं तू हमें बताए। ऐसा होता है वाइवा के अंदर, टेंशन मत लो। और 11th का वाइवा कोई नंबर नहीं लगते इसके, बकवास है सब। जो तेरा फाइनल पेपर होगा ना, उसमें तेरे जितने नंबर आएंगे वही तेरे रिपोर्ट कार्ड में लगेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? टेंशन मत लो तुम। चलो सिलेबस पूरा करने दो। चलो रे, ऐसा यूनिट नोट हो गई। ये किसका ऑर्डर है? ये यूनिट्स का ऑर्डर है, ये सबसे बड़ी यूनिट है, ये सबसे छोटी यूनिट। लिख लो फटाफट से, मॉड्यूल में दिया हुआ है, क्वेश्चन टिक करना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो ध्यान से सुनो, जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, अब ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादातर डिपेंड जो करेगी वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के चेंज पर डिपेंड करेगी, और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज पे डिपेंड करेगी। अगर आपकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, अगर आपकी गैसेस प्रेजेंट है और आपकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो उस जगह पे जो गैस की इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर और किस पे डिपेंड करेगी? पोटेंशियल एनर्जी पर। जो बाकी बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इनमें चेंज नहीं आता। तो क्योंकि हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज ही फाइंड आउट करना है, तो जिस जिस वैल्यू में चेंज हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा उसकी चेंज में। तो वो ज़्यादातर होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल याद करने वाली बात है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़्यादातर कौन सी एनर्जी पे डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी पर, और काइनेटिक एनर्जी के चेंज पर, और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज पर। ये बात याद होगी आप लोग को। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी उसके टेम्परेचर का फंक्शन होती है। किसका फंक्शन होती है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होती है वो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होती है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ये ध्यान से सुनने वाली बात है। मतलब तो मैं ये कह सकता हूँ ओवरऑल कि अगर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो भी फंक्शन हो जाती है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ये फंडा क्लियर हो रहा है? ये इन जनरल बात है, ये जनरल बात है, ये मैं आगे यूज करूंगा। और आपको याद है मैंने आपको वो करवाया था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगवाई थी जो एक बार, वो डिफरेंशिएशन आगे लगाऊंगा, अभी नहीं लगा रहा क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको दिमाग में बिठा लेना आप लोग। आइडियल गैस के लिए बात कर रहा हूँ। किसके लिए बात कर रहा हूँ? आइडियल गैस के लिए। तो किसके लिए बात कर रहे हैं? आइडियल गैस के लिए। ध्यान से सुन लेना। इन केस ऑफ आइडियल गैस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पेपर में आया भी हुआ है और न्यूमेरिकल में भी लगेगा। अब जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ आइडियल गैस, पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है आइडियल गैस के अंदर। क्यों? क्योंकि नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। आइडियल गैस वो गैस होती है जिनमें आपस में इंटरेक्शन नहीं होती है, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से आती है, और इंटरेक्शन आइडियल गैस के अंदर क्या हो गई? जीरो हो गई, शून्य हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आना था वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। नाउ ओनली डेल्टा यू हियर इज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डिपेंड्स ऑन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो तो जीरो हो गया। देयरफॉर डेल्टा यू इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये कह लो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस is the function of temperature only। रट लो ये बात, स्टार लगा लेना।
क्वेश्चन में दिया होगा आइडियल गैस, वहां पे मेंशन होगा आइसोथर्मल वर्ड। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। अब टेम्परेचर में कोई चेंज, तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा? नहीं होगा। तो डेल्टा यू चुपचाप उस फॉर्मूले में, जो भी डेल्टा यू का फॉर्मूला, अभी तक तुम्हारे सामने ना कोई फॉर्मूला नहीं आया तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा। अभी जब मैं फर्स्ट लॉ करवा दूंगा ना, आज तो एक फॉर्मूला बनेगा, ऐसे ऐसे वर्ड उसमें लगेंगे, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि तुम्हें पता है आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा तो आइडियल डेल्टा यू में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा यू उस केस में क्या हो जाएगा? 0। उस फॉर्मूले में डेल्टा यू की वैल्यू 0, बस ये याद रखना है। याद रख लोगे? जैसे तुम्हें करवाया था ना फ्री एक्सपेंशन वर्ड आइडियल गैस के साथ, वैक्यूम वर्ड, उसमें डेल्टा पी 0 हो गया था, वो भी आज लगेगा, याद रखना। ठीक है, इसे फटाफट से नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। हेडिंग बनाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा चलें आगे बढ़े, तो अब लिखता रही हो आराम से। इस बैग को यहाँ रख दें ऊपर, वहां से तो गिर जाएगा। बेटा हेडिंग क्या बना रहे हो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? आप लोगों ने ये वाला लॉ बचपन में किया हुआ है। पानी की बोतल कोई बात नहीं है, देख इससे लपेटूंगा तुझे मैं। सीधा बैठ जा, बिल्कुल सीधा बैठ जा। ले जाएगा बेटा ये स्केल लग गया ना तुझे, अगर खत्म हो जाएगा तो। पानी की बोतल कहाँ रह गई तेरी? स्कूटी के अंदर से कौन निकाल के ले जाएगा? पागल है कोई? पानी की बोतल मारने आएगा तेरी स्पेशल, स्कूटी नहीं ले जाएगा सीधी। चुपचाप खड़े रहो, चाबी गिरी है उसकी। चलो सुनो, आपको याद है आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कंजर्वेशन वाला लॉ पढ़ा हुआ है, एनर्जी इज नाइदर नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगभग यही है, समझ में आ रही है? तो इसी बात पे लिखो एक बार, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिखो इट इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It is another form of law of conservation of energy, comma, according to which energy can neither be created nor be destroyed. According to which energy can neither be created nor be destroyed. तो ये फेयर में कर सकता है, एक पेज छोड़ देता ना, बस एक पेज छोड़ देता, अपनी क्लास की कॉपी में ही करता ना काम, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और करके लिखो, चल लिख ले कोई बात नहीं, और करके लिखो। अच्छा ठीक है, और करके लिखो। और टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, और टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है,
सुनना, मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है, उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी है U1। कोई भी क्या एक सिस्टम है, उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी क्या है बोलो, U1। उसमें कुछ वर्क किया गया, तो वर्क क्या हो गया, ऐड करना पड़ा। उसको कुछ हीट सप्लाई करी गई। क्या सप्लाई करी गई, हीट दी गई, तो क्या करना पड़ेगा, Q। और आपका एक सिस्टम था जिसकी खुद की एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी उसकी U1 थी, उस पर कुछ वर्क किया गया तो प्लस W हो गई। उसको कुछ हीट दी गई तो क्या हो गया, प्लस का साथ में क्या आ गया, प्लस का Q आ गया। और ऊपर देख ले तू, प्लस का क्या आ गया, Q आ गया। तो अब U2 क्या बन चुकी है, U1 प्लस Q प्लस W, क्योंकि फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जो आपकी एनर्जी है वो कंजर्व है। ठीक है, अब हमको इंटरनल एनर्जी में पता लगा कि हमको हमेशा इंटरनल एनर्जी का क्या निकालना होता है, चेंज निकालना होता है। तो मैं यहाँ से U2 माइनस क्या कर दूंगा, U1 कर दूंगा, तो वो क्या आ गया, Q प्लस W। तो डेल्टा U क्या आ गया आप लोग का, Q प्लस। अब ये ना फॉर्मूला आपका बहुत रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा। कहने का ये अर्थ है कि ये तो आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये हीट है। अब हीट आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या दे रहा है। रिलीज दे रहा है तो साइन माइनस लगाना पड़ेगा, एब्जॉर्ब दे रहा है तो साइन किसका लगाना पड़ेगा, प्लस का लगाना पड़ेगा। वर्क डन बाय द सिस्टम दे रहा है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन लगाना पड़ेगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम दे रहा है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। और सुन लो, वर्क ऑफ एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या बताया था लास्ट क्लास में, एक ही फॉर्मूला काम का था वो, हाँ वो तो उसका था Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, वो अलग था। वर्क का फॉर्मूला, वर्क का वर्क पढ़ा था कॉपी में, देख के बताओ, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा T, याद आ रहा है, P डेल्टा V माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अरे बोलो यस और नो। तो ये आपका फॉर्मूला किसका था, वर्क ऑफ एक्सपेंशन का था, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, है ना। तो अगर उस तरीके से लिखा होगा तो मैं W की जगह क्या डाल दूंगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। फंडा क्लियर होगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया, आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, किसका बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसका हो गया बच्चों, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया इंटरनल एनर्जी में चेंज का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें इजी सा, पहले इसको करना, आंसर बताना क्या आ रहा है। कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये नोट कर लिया था ना, चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, मतलब आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। और पहला दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ, अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 15 किलो जूल ऑफ हीट, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 15 kilojoule of heat and does 5 kilojoule of work. And does 5 kilojoule of work. ठीक है, देन सेकंड दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 5 kilojoule of work is done on the system. Five kilojoule of work is done on the system and 15 kilojoule of heat is given out by the system. इजी है, मैं ही करवा देता हूँ। क्या निकालना है बताओ, डेल्टा यू। ओए क्या निकालना है, डेल्टा यू। डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, Q प्लस W। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है Q प्लस W।
अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, एब्जॉर्ब करिए। एब्जॉर्ब का मतलब प्लस का 15, वर्क 10 5 किलो जूल ऑफ वर्क किया है ना, सिस्टम ने वर्क किया है, तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया, किलो जूल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आ गया कितने का, 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी का इंक्रीज आ गया। नेक्स्ट वाला करके बता दो तो फटाफट से, नेक्स्ट वाला करके बता दे यार, अगला पार्ट। अरे ये छोटे छोटे से फॉर्मूले लगा लो, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। -10 किलो जूल आ रहा है, सभी का आ जाना चाहिए, वेरी इजी में आता है ये, आधे एक नंबर का पूछा जा सकता है फिर भी। चलो अब एक क्वेश्चन लिखना तुम लोग, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें हल्का सा समझ बढ़ी है तुम्हारी। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, बोल रहा हूँ, 200 ml ऑफ लिक्विड वाटर, ये नोट हो गया ना? ml of liquid water is compressed by a pressure of 100 bar. Is compressed by a pressure of 100 bar, so that 2% compression of initial volume occurs. So that दे रहा हूँ मैं, 2% कंप्रेशन ऑफ, सर वाटर तो लिक्विड होता है, गैस भी होती है, 100 बार, सो दैट 2% कंप्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम अकर्स। कैलकुलेट द वर्क डन, आंसर चाहिए। आप लगा लो, आंसर बता दो। बार बेटा प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है बार। बेटा अपना अपना कर लेना है ना, तेरे को पेन चाहिए था, देखे चल रहा है, लागे दे। चल रहा है तो ठीक है, चला लेता। चलो चलो लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, देखिए कौन करता है इसको। नहीं, आप बस फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, बाकी एक कहानी आप कर नहीं पाओगे तो मैं बताऊंगा लास्ट में। नहीं, यूनिट तो खैर तुझे नहीं पता होगी, पर थोड़ा सा ही गलता है, मतलब वैसे तो आंसर से दूर है, पर सोच सही जा रही है तेरी, कोई दिक्कत नहीं है। सर यही लगाएंगे Q प्लस W में। सर फॉर्मूला कौन सा रहेगा ये बताओ। एक ही करवाया, बताने की जरूरत नहीं, 8-10 कराए होगे तो बता देता, एक ही करवाया।
डेल्टा हुई रेक्टेंगल तो बेटा अपना अपना करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, अदरवाइज तो रह जाएगा। -4 into वर्ग एक्स्ट्रा कैसे निकालें? सर आंसर क्या एक बार बताना। सर आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर तो आपका काफ़ी दूर है। 40 के आसपास, 40 के आसपास आंसर है। 40 कैसे आ रहा है? 40 आसपास, 40 ही है आसपास के, आप बता दीजिए। चलो देखो मैं लगाता हूँ, इधर देखो। अब इसमें ना एक यूनिट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ओए तेरे को आता कुछ नहीं है और बकैती सबसे याद दे रही है यहाँ पे। धुन जाएगा किस दिन? 2% कंप्रेशन नहीं कर पाया होगा तू, बताइए क्या है 2% कंप्रेशन? क्या तो तब पता लगेगा ना जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तूने 2 बार। 2% और 2 बात कर ले तू पहले, वो कर लेंगे सारे अपना अपना काम। वो अभी 4 वर्ग एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे? चलो देखो मेरी बात सुनो। देखो 200 ml लिक्विड वाटर है। 200 ml लिक्विड वाटर को क्या किया गया? कंप्रेस। कितने से कंप्रेस किया गया? 2% से कंप्रेस कर दिया गया। 2% से कंप्रेस करने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और किसका 2%? 200 का 2%। 200 का 2% कितना होगा? 4। तो वॉल्यूम कम होगी कितने से? 4 से। समझ गए? तो अब क्या करना है, इधर देखो। आपका वर्क का एक ही फॉर्मूला करवाया ना मैंने, आपको कोई 4 फॉर्मूले करवाए हैं जो दिमाग लगाना है, एक ही करवाया। तो आधा नंबर तो फॉर्मूले का है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V का है। अब कुछ भी बात नहीं बच रही मेरे हिसाब से। तो प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है? 100 बार दिया हुआ है और वॉल्यूम जो है वो -4 का चेंज आया है। ठीक है, 4 से कम हुई है ना, कंप्रेस हुई है, कंप्रेस हुई है। तो माइनस ठीक है, 200 से माइनस कर दिया। मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही। अच्छा नहीं 200 का 2% 4 हो गया, वो डायरेक्ट डेल्टा भी डाल दिया ना मैंने। माइनस का एकदम फॉर्मूला लगा रही तभी आंसर नहीं। अरे फिर या तो फिर वो जो परसेंट आया उसको इसमें से माइनस करके फिर भी तो माइनस निकाल फिर करो, फिर भी 4 ही आएगा ना भाई। जो बच गया भाई 2% कंप्रेस होने के बाद बचा कितना होगा? 196। उसको माइनस करोगे ना, 196 में से 200 माइनस करोगे ना, V2 196 हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो 196 माइनस 200 करोगे तो यही आएगा। गॉट इट ना? सुनो ध्यान से सुनो, देखो अब ना यहाँ पे गेम क्या हो रही है, यहाँ पे एक गेम हो रही है आपके साथ में, ये यूनिट की। तो याद रखना जो बार होगा ना कभी तो उसको पास्कल में चेंज कर देना। और बार प्रेशर का यूनिट होता है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ क्या होते हैं? पास्कल होते हैं। 1 बार में कितने पास्कल होते हैं? 10⁵ पास्कल होते हैं। और यहाँ पे ml है ना, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर देना। किस में चेंज कर देना? मीटर क्यूब में चेंज कर देना। तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए इसको 10 की पावर जो है वो माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। रुको एक बार, पास्कल में कर दिया क्योंकि चक्कर ये है कि आंसर मेरे को ना जूल में बनाना है आंसर। तो जूल का यूनिट तब बनेगा जब पास्कल मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो जूल बनेगा। और यहाँ क्या कहानी होने वाली है कि इसको मीटर क्यूब में बनाने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो अब ये माइनस और माइनस जो था ये तो प्लस हो जाएगा,
सर अगर आंसर जूल में है तो मार्क्स मिलेंगे। तो ये 40 जूल बेटा ऑप्शन में अगर आएगा तो फिर वो जूल में आएगा और वहाँ पे ना 400 भी आंसर होगा और वहाँ पे 40 भी आंसर होगा। बात ये है और कोई बात नहीं है। ये फॉर्मूला तो देखो कोई भी लगा लेगा, आपको भी पता है फॉर्मूले में क्या है, एक ही फॉर्मूला है अभी तक तो। खैर अभी और आ जाएंगे, पर जब कुछ दिया नहीं हुआ, जब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई वर्ड नहीं है इसमें ज़्यादा मेंशन, तो एक ही फॉर्मूला है -3 एक्सटर्नल डेल्टा। यूनिट का गेम है सारा का सारा। मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा इस ml को, और मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। तो ml को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फंडा क्लियर हो गया? अच्छा एक और चीज लिख लो फिर लगे हाथ। 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल हो गया, ठीक है। और 1 लीटर ATM वो भी 100 के आसपास 101.3। बार और ATM में बहुत कम फर्क है, और ये बार और एटीएम को भी याद करना पड़ेगा। बार वाला याद कर लो, बार वाला याद कर लो, वही यहाँ पे वही चेक देना, कोई दिक्कत नहीं। बार को एटीएम में सर ये नहीं मतलब एक बार एक एटीएम के इक्वल नहीं होता। नहीं। एक ATM में बार ज़्यादा होते हैं 1.01 इस तरीके से, ठीक है। थोड़े से ज़्यादा होते हैं, मतलब जैसे एक बार में 0.937 ATM होते हैं, कम होते हैं ना। ATM प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तू बस ये याद कर ले, तेरे लिए बता रहा हूँ, तो ये याद कर ले। अबे कभी तो आएगा गधे, जब आएगा तब देखेंगे, तब तू देखने लायक नहीं बचेगा। देख ले फाइनल पेपर में आएगा ये चैप्टर, फाइनल पेपर में, समझ रहा है? उसी में ही जो पास होगा वो माना जाएगा, तो इसमें कोई बात नहीं होती। हाँ तो देख ले बे, ठीक तो है, यही सोच के नहीं पढ़ रहा क्या तू? यार कैसा गंदा आदमी है बेटे। टाइम होता है ना, बहुत कुटाई करता है तेरी, टाइम की कमी चल रही है। चलो देखो यार, बताओ यार, पेपर में नहीं आ रहा है, पढ़ नहीं रहे यार, हम क्या यार गधों की तरह लगे पड़े हैं, जून जून कर लो। ये यूनिट बता रहे हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो क्या रहा पेपर में, इनके भी तो नहीं आ रहा, ये भी तो सुन रहे हैं ना, यही तो सुनने आए हैं वो। बेटा मैं बेल्ट भूल गया घर, चुप हो जा तू अब। बेल्टों से पढ़ने वाली है तेरे को मार, हल्का खिलाड़ी है नहीं तू। चलो देखो अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कैलकुलेट, जल्दी लिखना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तू तो सेलिब्रिटी है ना, तेरे को सब जानते हैं। तो तू हरकतें भी तो ठीक किया कर और वीडियो में नाम आता। लिखो जरा, कैलकुलेट द, क्या क्वेश्चन लिखा है, क्या निकालना बेटा? चलो ये आप खुद से करने वाले हो अब, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस contained in bulb of 10 liter at 1 bar is allowed to enter into evacuated bulb of 100 लीटर कैपेसिटी। जितना क्वेश्चन पढ़ने में मुश्किल लगेगा उतना आसान होगा, हो सकता है उसका आंसर। बस एक बार रीड अच्छे से कर लेना, क्या क्या दिया होगा, क्या पूछ रहा है, बता रखा है।
फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ, अभी बता रहा हूँ बेटा, फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू, लीटर को अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। लीटर एटीएम लीटर बार 100 जूल हो गया ना, आपको करवाया ना एक यूनिट, लीटर बार कितना हो गया 100 जूल। लास्ट में ना अगर लीटर बार आ रहा हो तो समझ लेना मल्टीप्लाई बाय 100 करके 100 जूल कर देना, आंसर जूल में बना देना। बेटा कोशिश जरूर करना, अपनी कोशिश इस चैप्टर में नहीं रही ना तो गए समझ लेना। वो देखता रहे तो अपने आप सब कुछ पढ़ा रखा है, कुछ नहीं लगाना ऐसा, जब तक पढ़ाया नहीं तब तक लगवाऊंगा नहीं। गिवन दे दिया सर। कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ सोचने के लिए। लीटर बेटा लीटर होता है, कमाल कर दी। देखो गैस वॉल्यूम वही ऑक्यूपाई करेगी जिसमें वो होगी। चलो करो अपने आप। पहले पार्ट का है 1845 जूल, दोनों पार्ट कर ले फिर कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़, मतलब मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने ध्यान से, कर तो सही देगा पर क्वेश्चन नहीं पढ़ा। सर वो आईडब्ल्यूएस का लगेगा, वो आपने जो बताया तो मुझे तो अच्छे से समझ नहीं आया। कुछ नहीं पढ़ाया ही नहीं तो मैंने, वो लग ही नहीं रहा। अगर प्रेशर गिवन है तो वो एक्सटर्नल ही होगा। सर सेकंड पार्ट का है -400 जूल। चलो देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना आप कहानी को, ठीक है? आपको बड़े ध्यान से सुनना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में कंफर्म मिलेगा। देखो आपको क्या दिया है, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मेरे दिमाग में होना चाहिए कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है। मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और क्या दिया हुआ है, एडियाबैटिक कंडीशन दी हुई है। मतलब मेरे को यहाँ पे ना दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक तो वर्क डन फाइंड आउट करना है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट। एडियाबैटिक का मतलब आप बताओ,
हीट लॉस नहीं होता। हीट लॉस नहीं होता, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब Q इज इक्वल टू तो फिर तो डेल्टा यू 0 है। टेम्परेचर चेंज तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर क्या हो गया आंसर। अगर मैं 1 की अगर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आइडियल गैस दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर, बल्ब का वॉल्यूम है 10 लीटर, इज अलाउड टू एंटर इनटू इवैक्यूएटेड बल्ब ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी। ठीक है, आपको ये पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन क्या होता है? एक बार इवैक्यूएटेड इवैक्यूएटेड का मतलब होता है जहाँ पे वैक्यूम होता है, जहाँ पे क्या होता है वैक्यूम। और आपको याद है इवैक्यूएटेड, वैक्यूम वर्ड के साथ मैंने आपको क्या करवाया था? मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा? 0 लिखवाया हुआ है आपको नोटबुक्स में, आप देख लो। तो वो बार तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन कितना हो गया? 0 हो गया। ये ठीक है बेटा, गिवन है वैसे ही, आपको थोड़ा सा उलझाना चाह रहा है तो आपको ये वर्ड डाल दिया वैक्यूम, आपको बोल दिया P एक्सटर्नल 0 है। मैंने बोला था पहले आपको वैक्यूम का मतलब याद रखना, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। अब सुनो, एक और चीज निकालनी थी, डेल्टा यू। डेल्टा यू का फॉर्मूला आपने मेरे साथ किया है, Q प्लस W फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया है। अब इसमें डेल्टा यू, अच्छा इसमें W क्या है? 0, और एडियाबैटिक में Q क्या होता है? 0। देयरफॉर यहाँ पे डेल्टा यू भी 0 है और Q भी 0 है और W भी 0 है, तो सबका आंसर इसमें क्या था? 0 0 और 0। तो पहला पार्ट तो खत्म हो चुका है, साफ हो चुका है। समझे कि नहीं समझे? अब सेकंड पार्ट है, डेल्टा यू होगा, Q 0 है तो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा दोनों में। अगर Q 0 है तो वर्क डन इन एडियाबैटिक कंडीशन इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। दोनों केस में ये होगा। ठीक है, अब एडियाबैटिक कंडीशन है तो अगले सेकंड केस में Q इज इक्वल टू 0 आप डाल सकते हो, डाल दो। और आपको जो प्रेशर दिया हुआ है, एक्सपैंड फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 5 लीटर, मतलब V2 माइनस V1 तो 4 आ गया, अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार। तो यहाँ पे वर्क डन निकाल लो सेकंड पार्ट के लिए। देखो ना, एडियाबैटिक कंडीशन दी हुई है तो Q इज इक्वल टू 0 हो गया, तो वर्क डन पहले तो आप वर्क डन निकाल लो, और वर्क डन निकालने का फॉर्मूला सिखाया हुआ है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो वर्क डन ये हो गया 1 बार, और V2 माइनस V1 मतलब 5 माइनस कितना था? 1, 400 आ जाएगा, 400। और ये लीटर में दिया हुआ है तो ये 4 हो गया है ना। यही हुआ कि नहीं हुआ? बोलो पहले। 400 है ना? प्लस में ये सर 405 जूल आ गए। और जूल कितने आ रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो ने? 100 कर देना मल्टीप्लाई, 1 बार है भाई, 100 कर देना मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा आपका 400 जूल। माइनस का 400 जूल बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये बात ठीक है? बेटा ये ठीक है? और अब क्या करोगे बताओ? अब डेल्टा यू निकालोगे, Q तो 0 है, सर डेल्टा कोई बात ही नहीं है। समझ में आ गई अब कुछ कहानी? ये ठीक है, ये थोड़े नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चन है। ये आपको ये बता रहे हैं कि वर्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो जब ये भयंकर जगह पे लगेंगे तो आपको पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।